उनकी साजिश थी, षड्यंत्र थी, उनके गुप्त लोगों की जो खुफिया कार्यक्रम चलता है संगी साथियों का, उसका पर्दाफाश हुआ है। हाथ जोड़ के कहा कि ऐसे मित्र हमें नहीं चाहिए। हमारे यहाँ सवाल सीट का नहीं होता है, सवाल जीत का होता है। जो जीतेगा उसे टिकट मिलेगी। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। नमस्कार, मैं हूं अंजू, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सियासत के उस बड़े गेम प्लान की जो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले तेजी से आकार ले रहा है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मिशन 2027 का बिगुल फूंक दिया है और अब उनकी नजर साफ तौर पर सत्ता में वापसी पर टिकी हुई है। दरअसल दादरी के बाद अब मुजफ्फरनगर में जनसभा के जरिए अखिलेश यादव पश्चिम यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और यह कोई साधारण राजनीतिक दौरा नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें हर वर्ग, हर जाति और हर समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने साफ संकेत दे दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह ही 2027 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन बरकरार रहेगा। इंडिया ब्लॉक के तहत विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करेगा। हालांकि इस सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई अंतिम फॉर्मूला सामने नहीं आया है। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। कांग्रेस के साथ चुनाव में जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन या अकेले जाएंगे? इंडिया गठबंधन रहेगा, कांग्रेस को साथ रखेंगे और हमारे यहाँ सवाल सीट का नहीं होता है, सवाल जीत का होता है। जो जीतेगा उसे टिकट मिलेगी। लेकिन अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि उनके लिए सीटों की संख्या से ज्यादा अहम जीतने की क्षमता है, यानी जो उम्मीदवार जीत सकता है उसे ही टिकट मिलेगा, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। इस बयान के जरिए उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि गठबंधन में भी उनकी शर्तें ही चलेंगे और उम्मीदवार चयन से लेकर सीट बंटवारे तक अंतिम फैसला उनके ही हाथ में रहेगा। अब अगर हम इस पूरी रणनीति को विस्तार से समझे तो अखिलेश यादव की राजनीति सिर्फ गठबंधन तक नहीं सीमित है, बल्कि वह अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने के साथ साथ नए सामाजिक समीकरण भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यादव वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने अहीर रेजिमेंट की मांग का खुलकर समर्थन किया और यह संदेश देने की कोशिश की कि वह यादव समाज की भावनाओं के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात रेजिमेंट की बात करके राष्ट्र स्तर पर भी एक बड़ा संकेत देने की कोशिश की है। वह सेना में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण के दौरान ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा उठाया और यह दिखाने की कोशिश की कि वह सामाजिक न्याय की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं महिला वोटरों को लेकर भी सपा पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला मतदाता अब निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। जो महिला आरक्षण बिल आया है, दलित, आदिवासी, बैकवर्ड और माइनॉरिटी, जब हम आधी आबादी की बात करें तो अगर आधी आबादी की बीजेपी बात कर रही है तो आधी आबादी में कौन कौन शामिल है और कौन नहीं शामिल है, ये बीजेपी को स्पष्ट करना पड़ेगा। और जहां तक हमारे सिद्धांत की बात है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी, या हम जिस आंदोलन को लेकर चले हैं, हम लोगों ने महिलाओं को हमेशा पिछड़ा माना है, चाहे वो किसी जाति धर्म की हो। इसलिए उनको सशक्तिकरण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको स्थान देने के लिए हम इसमें शामिल करना चाहते हैं। आधी आबादी में वो भी शामिल है। ऐसे में महिला आरक्षण बिल पर उठे विवाद के बाद बीजेपी ने जहां सपा और कांग्रेस को महिला विरोधी बताने की कोशिश की, वहीं अखिलेश यादव तुरंत फ्रंट फुट पर आ गए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि वे महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं बल्कि बीजेपी के तरीके के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राजनीतिक मजबूरी के चलते बिल को लेकर जल्दबाजी दिखाई और विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश की। महिला आरक्षण के पक्ष में हम सब हैं। कोई भी विपक्षी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है और जिस समय महिला आरक्षण पहली बार आया था सभी लोगों ने समर्थन से उसको पास किया और जब सरकार को ये लगा कि कल बहुमत नहीं होगा उनका
तो उन्होंने रात में ही उसको नोटिफाई कर दिया, एक्ट बना दिया उसको। तो महिला आरक्षण तो है, लेकिन जो उनकी साजिश थी, षड्यंत्र थी, उनके गुप्त लोगों की जो खुफिया कार्यक्रम चलता है संगी साथियों का, उसका पर्दाफाश हुआ है। और जब कल संबोधन हो रहा था तो हमारे यूपी के लोग और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि आज जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो भविष्य में भारतीय जनता पार्टी से कौन महिला प्रधानमंत्री होगा उसका नाम बताएंगे। लेकिन संबोधन भी कोरा था और संबोधन में जो उम्मीद थी वो भी खाली रही। महिला आरक्षण के खिलाफ कोई नहीं है, पिछड़े शामिल हों उसमें, माइनॉरिटी शामिल हो, इसलिए क्योंकि जब आधी आबादी की आप बात करेंगे तो आधी आबादी तो सबकी हुई। जिन सिद्धांतों को लेकर के हम चल रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारी सभी पिछड़ी हैं, किसी जाति धर्म की हों। इसलिए हमारा मानना है अगर आधी आबादी को आप सम्मान दे रहे हैं तो पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के को भी जोड़ा जाए। ममता बनर्जी इस बयान के जरिए उन्होंने महिला वोटरों के बीच अपनी छवि को बचाने और बीजेपी के नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश की। अब बात करते हैं ब्राह्मण वोट बैंक की, जिसे साधने के लिए सपा ने एक नया दांव चला है। परशुराम जयंती के मौके पर अखिलेश यादव ने ऐलान किया, अगर 2027 में उनकी सरकार बनती है तो भगवान परशुराम जयंती की छुट्टी फिर से बहाल की जाएगी। यह वही छुट्टी है जिसे बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया। इस ऐलान के जरिए सपा ने सीधे तौर पर ब्राह्मण समाज को संदेश देने की कोशिश की है कि वह उनके सम्मान और परंपराओं के साथ खड़ी है। इतना ही नहीं, सपा के कई ब्राह्मण नेताओं ने अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बताने की कोशिश की है। एनकाउंटर समेत कई मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। यानी साफ है कि सपा इस बार कोई भी वोट बैंक छोड़ने के मूड में नहीं है। यादव मुस्लिम के पारंपरिक समीकरण के साथ साथ वह ब्राह्मण और अन्य स्वर्ण वोटरों को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं गुर्जर, अन्य पिछड़े वर्गों पर भी उसकी नजर बनी हुई है। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव की रणनीति साफ नजर आ रही है, एक मजबूत गठबंधन बनाना, कोर वोट बैंक को बचाए रखना और नए सामाजिक समीकरण जोड़ना, ताकि बीजेपी के मजबूत आधार में सेंध लगाई जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह रणनीति 2027 में कामयाब होगी? क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन सही मायने में जमीन पर उतर पाएगा? और क्या सपा बीजेपी के मजबूत संगठन और सत्ता के प्रभाव का मुकाबला कर पाएगी? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब धीरे धीरे चुनावी मोड़ में आ चुकी है और आने वाले दिनों में बयानबाजी, रणनीति और सियासी दांवपेच और तेज होने वाला है, क्योंकि 2027 की लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने की लड़ाई बनने जा रही है।